ये जो डीएनए पॉलीमरेज आपके पास मिलता है वो क्या करता है, डीएनए के पॉलीमर्स यानी कि यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड्स को, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना स्टार्ट करता है, ठीक है, एड ऑन करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एक साइड से फटाफट क्या करता है, जितना भी न्यूक्लियोलस में आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनको एड ऑन करना स्टार्ट करेगा इसके अगेंस्ट में। मान लीजिए यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन आ जाएगा, ठीक है, थाइमिन लेकर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जी है तो क्या लेकर आ जाएगा, सील साइटोसिन लेकर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन टी है तो एडेनाइन लेकर आ जाएगा, जी है तो फिर सी लेकर आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ता हुआ, जोड़ता हुआ काम करता रहेगा। ठीक है, हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर यशोधरा भूषण, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी गाइड और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर जेनेटिक्स का। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे बेटा। सो फ्रॉम एस्पायरिंग एसेस आई वेलकम यू ऑल। और हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम आगे पढ़ने वाले थे, मैंने आपको बताया था कि हम डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन वगैरह की बातें करेंगे अब हम इस नए लेक्चर से। ठीक है, तो हमने डिस्कवरी देख ली थी कि डीएनए किस तरीके से डिस्कवर हुआ बेटा, किस किस साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान रहा, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि कैसे डीएनए का फंक्शन, हमें पता है कि डीएनए मेजरली क्या काम करता है, डीएनए का काम है अपना आपको क्या करना, रेप्लिकेट करना, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन या फिर इनहेरिटेंस को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो इस स्टेप को होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है डीएनए रेप्लिकेशन। सो जिस ईयर में आपके क्रिक और वॉटसन ने क्रिक और वॉटसन ने क्या डिस्कवर किया था, स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया था, कौन से ईयर में बेटा, लास्ट लेक्चर से याद कर सको तो 1953 में। 1953 में स्ट्रक्चर की बात करी थी इन्होंने डीएनए के। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करी थी। तो उसी दौरान क्रिक ने ये भी फाइंड आउट, ये भी एक क्या कहते हैं, लाइक उन्होंने अपना एक मतलब एजम्पशन पेश किया कि मतलब लाइक जो क्राइटेरिया है डीएनए रेप्लिकेशन होने का, वो इस बात पे बेस करता है कि जो डीएनए है वो क्या होता है, आधा तुम्हारे फर्स्ट प्रोजेनी से या फिर फर्स्ट जनरेशन से या पेरेंट्स से आता है और आधा नया बनता है, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का आइडिया सबसे पहले किसने दिया बेटा, 1953 में ही क्रिक ने ये चीज़, इन दोनों ने ही ये चीज़ बता दी हमें कि जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होता होगा, सेमी कंजर्वेटिव नेचर के अकॉर्डिंगली होता होगा। व्हाट डज सेमी कंजर्वेटिव मीन्स, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स कि एक आपका लाइक पहली जनरेशन से आ रहा है और दूसरा नई जनरेशन में बन रहा है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज द यूनिक प्रोसेस, बहुत यूनिक और हटके प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जिसके बेसिस पर नई स्ट्रैंड बनेगी, नई डीएनए की स्ट्रैंड बनेगी, उसी डीएनए को हम क्या बोल रहे हैं, अब टेम्पलेट बोल रहे हैं बेटा। तो जो प्रीवियस डीएनए स्ट्रैंड है उसको टेम्पलेट बोला जा रहा है और उसके बेसिस पे आपकी न्यू स्ट्रैंड बनेगी और फिर दोनों मिलके क्या बना लेंगे, आपका नया डीएनए बना लेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स प्रायर टू द सेल डिवीजन। और ये काम सेल डिवीजन के दौरान होना चाहिए, नहीं सेल डिवीजन से पहले होना चाहिए, है ना। सेल डिवाइड करेगी उस टाइम डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, ये तो इसमें तो क्या दिक्कत आ सकती है ना, पता चला सेल पहले डिवाइड हो गई, डीएनए रेप्लिकेशन बाद में हुआ। तो ये चीज़ श्योर करने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है तभी उसके बाद सेल डिवाइड करे, तो इसलिए क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन आपका सिंथेसिस फेज ऑफ सिंथेसिस फेज, जिसे आप अच्छे से जानते हो एस फेज से के भी नाम से, है ना। एस फेज में ही क्या होता है बेटा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है,
तो चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो, आपके सिंथेसिस फेज में ही क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है बेटा, है ना। एस फेज ऑफ, चला आगे लिखा भी हुआ है, एस फेज ऑफ आपका सेल साइकिल। किसी भी सेल के अंदर डीएनए पहले ही उसके रिप्रोडक्टिव फेज में आने, है ना। हमने क्या क्या फेजेस पढ़े हैं, हमने पढ़ा है G1 G2 एंड देन उसके बाद उसका क्या होता है बेटा, माइटोसिस या फिर मियोसिस होता है। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। ठीक है, तो सोचो उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने से पहले ही डीएनए का क्या होता है, अमाउंट डबल हो जाता है। क्या होता है, अमाउंट डबल होता है, पर क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज पहले से ही हो जाती है। मेल्सन मेजल्सन और आपका क्या है, स्टाल। ठीक है, 1958 में। ठीक है, ये चीज़ बात कब कह दी गई थी, 1953 में। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने। ठीक है, मेजल्सन और स्टाल ने ये कहा कि उन्होंने क्या लिया बेटा, आपका इकोलाई लिया। कौन सा ऑर्गेनिज, सबसे इंपॉर्टेंट इकोलाई। इकोलाई बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपके गट में भी जो बैक्टीरिया रहता है वो इकोलाई ही है। ठीक है, तो इकोलाई बहुत इजीली अवेलेबल था, तो इकोलाई को लिया। और इकोलाई हार्मफुल भी बैक्टीरिया नहीं है, इस पर वर्क कर सकते हो आप आराम से। जो हमारे बॉडी के अंदर है वो हमारे लिए हार्मफुल थोड़ी है, तो इकोलाई को लेकर हमेशा काम किया जाता था। ठीक है, और क्यों काम किया जाता था, क्योंकि इकोलाई डिवाइड भी बहुत तेजी से करता था। हर 20 मिनट में उसकी नई जनरेशन आ जानी, हर 20 मिनट में उसका क्या कहते हैं, प्रोजेनी का नंबर डबल हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए भी दे ग्रू इकोलाई फॉर मैनी जनरेशंस, है ना। बहुत सारी जनरेशन से, कि एक रिप्रोडक्शन, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे रिप्रोडक्शंस के बाद कौन से मीडियम में उन्होंने कराया ये रिप्रोडक्शन या फिर ये जनरेशन ग्रो कराई उन्होंने एक हैवी आइसोटोप। कैसा बेटा, हैवी आइसोटोप, जिसका मास नंबर ज़्यादा हो। किसका, नाइट्रोजन का आइसोटोप लिया उन्होंने, वो भी कौन सा, N15। क्या लिया बेटा, N15। आपको पता है कि अपना केमिस्ट्री के नॉलेज से कि जनरली नाइट्रोजन का जो मास नंबर होता है वो N14 होता है। ठीक है, तो N14 से एक और आइसोटोप देखा गया कि जिसका मास नंबर क्या है, N15 है। तो N15 है, यानी कि बड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया मास नंबर, इसलिए इसे क्या बोले, हैवी आइसोटोप। क्लियर है ये बात, हैवी आइसोटोप। हैवी आइसोटोप का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि ये रेडियो एक्टिव है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये चीज़ समझो, क्लियर रखो अपने दिमाग में कि हैवी आइसोटोप से बस इतना मतलब है कि उसका मास नंबर नेचुरल आपके नेचर में प्रेजेंट होने वाले नाइट्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हैवी आइसोटोप बोल रहे हैं। तो उसी के हैवी आइसोटोप के मीडियम में ग्रो कराया, मतलब कि एक क्या कहते हैं आपका, या फिर नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ आपको। एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर में क्या डाला बेटा, उन्होंने N2 डाला, जो कि कितने वाला था, 15 मास नंबर वाला था। ठीक है, नाइट्रोजन मीडियम में फिर उन्होंने क्या डाला, ई कोलाई ऐड करी, ई कोलाई ऐड करी। ठीक है, अब ई कोलाई भाई इसके पास अभी जो पहली डाली होगी उसके पास तो N14 ही होगा, उसके पास क्या होगा, N14 होगा। तो इसको बहुत दिनों तक इसको क्या करने दिया, मल्टीपल जनरेशन तक ग्रो करने दिया, मल्टीपल जनरेशन्स तक ग्रोथ कराई, है ना। तो मल्टीपल जनरेशन की ग्रोथ के बाद आपको क्या मिलता है, जब उसको यही मीडियम मिलेगा, मतलब उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो हमेशा बार बार किससे बनेगा। अब उसे जब भी नया, ऑफ कोर्स अब ये तो समझ में आ गया कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, तो रेप्लिकेट करता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड चाहिए, और न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो भाई नाइट्रोजन बेस भी चाहिए होगा। तो नाइट्रोजन बेस बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन एनवायरमेंट से चाहिए। वो एनवायरमेंट हमने क्या प्रोवाइड किया है उसको, हैवी आइसोटोप का। किसका प्रोवाइड किया बेटा, हैवी आइसोटोप का। ठीक है, अब ये हैवी आइसोटोप को ही क्या करके लेकर बार बार क्या बनाएगा, अपनी डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाएगा। और हमने कब तक ये जनरेशन्स को ग्रो करने दिया, जब तक कि हमें ऐसा ई कोलाई नहीं मिल गया जिसके पास क्या हो बेटा, जिसके पास केवल N15 वाला ही डीएनए हो। ठीक है, ऐसा ई कोलाई जिसके पास N15 वाला डीएनए हो, ये डाला हमने कौन सा था, N14 डीएनए वाला। ठीक है, आ रही बात समझ में।
कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में कौन सा है आपके पास N14 नेचुरली, है ना, नेचुरली सिंपली ऐसे आर्टिफिशियल मीडियम लिया हैवी आइसोटोप का, जिसमें ग्रो कराने के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिला, इकोलाई जिसके पास N15, यानी कि अगर मैं कहूँ इसका डीएनए ऐसा था, ठीक है, इसका डीएनए ऐसा था N14 के वजह से, तो इसका डीएनए N15 वाले का इस तरीके से हो गया होगा, ठीक है, या फिर ठीक है बेटा। तो इसके डीएनए में हम देखेंगे कि क्या प्रेजेंट है, N14 वाले बेसिस, और इसके डीएनए में हम देखेंगे N15 वाले बेसिस प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मतलब उसका डीएनए क्या होगा, मतलब इसका मास नंबर, अब कितने सारे नाइट्रोजन होंगे तो कौन सा डीएनए हैवी होगा, तो ये लाइट डीएनए हो जाएगा, ये लाइट डीएनए, हल्का, लाइट मतलब लाइट नहीं, ग्लो नहीं कर रहा, लाइट का मतलब हल्का है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका हैवी डीएनए, ठीक है। तो आफ्टर सेवरल जनरेशंस व्हाट हैव वी हैव इकोलाई जिसके पास क्या है, बहुत हैवी डीएनए है, ठीक है। कैसे पता चला हैवी डीएनए है कि लाइट डीएनए, भाई डीएनए तो क्या है, डीएनए सॉल्युबल मॉलिक्यूल, मतलब पानी में जिसको डालेंगे तो क्या होगा, पानी में डालने की वजह से इसकी डेंसिटी, जो भारी चीज़ होगी उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे को सेटल होगा, जिस जो लाइट होगा वो ऊपर को सेटल होगा, तो यही कंसीडर करते हुए डेंसिटी डिफरेंस, अब इसके वजह से क्या आएगा, इनके में डेंसिटी डिफरेंस आएगा, डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। जो हर्षी चेज ने किया था, हर्षी चेज ने लिया था बेटा रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कलर देते हैं, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने हैवी आइसोटोप लिया, तो ये कभी कंफ्यूज मत होना, हर्षी और चेज की बात आएगी तो उन्होंने आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए थे, मिजल्सन और स्टल की बात आएगी तो आप इन्होंने कैसे लिए, हैवी आइसोटोप लिए, ठीक है। प्लस वहाँ पे दो अलग अलग आइसोटोप थे, यहाँ केवल नाइट्रोजन को ही देख रहे हैं हम, ठीक है। अब इस अलग वेट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, सिलेक्शन के वजह से दोनों में क्या दिखाई देता है, हमें डेंसिटी डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। तो that is they grew bacteria cells having DNA labeled with N15 in N14 medium and found that F1 generation has a DNA density intermediate between the two. अब इन्होंने क्या किया, जब इकोलाई मिल गया केवल प्योरली N15 वाला, तो N15 वाला जब बैक्टीरिया मिला उसको किसके साथ ग्रो कराया, N14 वाले के साथ बेटा, है ना। तो जब N15 और N14 वाले दोनों बैक्टीरिया को एक साथ ग्रो होने दिया, एक मीडियम में, नॉर्मल मीडियम रखा है ना, अब नहीं रखा 15 वाला ही, ठीक है। अब जब नॉर्मल मीडियम रखा तो उन्होंने देखा कि जो आपके पास नया डीएनए आता है F1 जनरेशन का, वो कैसा देखने को मिलता है, वो आपको हाइब्रिड देखने को मिलता है, कि एक स्ट्रैंड आपकी इसमें क्या आ रही है बेटा, N14 की, N14 की, ये दे रखा है N14, ग्रीन वाली आपकी N14 डीएनए है, और 15 वाली जो है आपकी रेड है ना। तो ग्रीन और रेड स्ट्रैंड्स का मिक्सचर दिखा है ना, ऑफकोर्स सिंपल सी बात यही है कि क्या हो गया कि क्या कहते हैं, हैवी, ये इसको लिया आपने और क्या किया, दूसरे इकोलाई, इकोलाई जिसका प्योरली डीएनए कैसा था, N14 वाला था, ठीक है, N14 वाला, उसके साथ ग्रो कराया, तो एक इससे, अब ऑफ कोर्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक इससे मिलेगा और एक इससे मिलेगा, तो दोनों चारों के ऑप्शन यही है, ठीक है, यही आउटकम मिलेगा, ठीक है। यही आउटकम के वजह से आपको इंटरमीडिएट क्या मिल रहा है, N14 और N15 वाला डीएनए मिल रहा है बेटा, जो कि क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कहलाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे क्या है, N14 और N15, यानी कि एक पेरेंटल और एक नया, है ना, एक पेरेंटल और एक नया डीएनए देखने को मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब ये हाइब्रिड N14 और N15, हमें ये पता है कि 15 वाला लाइट है और 14 वाला लाइट है और 15 वाला हैवी है, पर जब इन दोनों से मिलेगा तो क्या वो एक बीच में डेंसिटी नहीं शो करेगा इन दोनों के,
है ना। तो ये जो बीच में डेंसिटी शो कर रहा है, देखो 15 वाला सबसे नीचे सेटल्ड है, उससे थोड़ा सा ऊपर डेंसिटी कम होने के वजह से थोड़ा सा ऊपर फ्लोट कर रहा है N14 और N15 वाला, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, हाइब्रिड डीएनए बोल रहे हैं, यानी कि इंटरमीडिएट डेंसिटी के साथ होता है। ये कैसा होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी शो करता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी। ठीक है, फिर इसको और फर्दर क्या करने दिया हमने, इसको रिप्रोड्यूस करने दिया, है ना। तो देखो एक तो रिप्रोडक्शन में कितना टाइम लग रहा है इसको, 20 मिनट, और इसको कितना लग रहा है फिर नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि 40 मिनट बाद, इसको भी 20 मिनट ही लगेगा, पर ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ 40 मिनट बाद। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ का टाइम है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का टाइम 40 मिनट बाद देखा, जनरेशन 2 में कितना दिख रहा है। अब देखो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, ये वाला इससे कंबाइन कर सकता है तो ये बना सकता है, ग्रीन वाला ग्रीन से कंबाइन कर गया, रेड वाला रेड से कंबाइन कर गया, तो दे ग्रू बैक्टीरिया सेल्स हैविंग डीएनए लेबल्ड विद N15 इन N14 मीडियम। अच्छा, मीडियम यहाँ पे केवल N14 ही था। ठीक है, अब जो ये नया मीडियम लिया था, पहले वाला कौन सा था, N15 वाला था। ठीक है, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो ये मीडियम है, जिस मीडियम में ग्रो करा रहे, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, टेस्ट ट्यूब के अंदर N14 मीडियम है। क्या है बेटा, N14 मीडियम है। तो N14 मीडियम होने के वजह से तुम्हें क्या दिखेगा, N14 मीडियम होने के वजह से तुम्हें दिखेगा क्या, कि ये वाली जो स्ट्रैंड है, अगर रेड वाली अलग हो रही, रेड और ग्रीन ही दो आउटकम है। ठीक है, रेड और ग्रीन दोनों से यही मिलेगा, है ना, रेड और फिर ग्रीन, रेड और ग्रीन देगा, ये भी रेड और ग्रीन देगा, दो आउटकम है। ठीक है, नई स्ट्रैंड बननी है, तो जो नई स्ट्रैंड बननी है, क्योंकि मीडियम N14 ही है, तो ग्रीन वाली ही स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, N14 वाली ही। ठीक है, तो केवल दो आउटकम पॉसिबल थे। ठीक है, तो यानी दो तो आपको N14 वाले मिलेंगे और दो आपको हाइब्रिड मिलेंगे, इसमें दो क्या मिल गए, हाइब्रिड मिले। ठीक है, तो दो हाइब्रिड और दो कैसे मिल रहे हैं, लाइट वाले मिल रहे हैं। तो इससे क्या पता चला कि कुछ तो बीच में कुछ बैक्टीरियाज कहाँ प्रेजेंट हो रहे थे, फ्रॉथ के ऊपर, बहुत ऊपर, मतलब मीडियम में सबसे ऊपर प्रेजेंट थे, तो जिसको हमने समझ गए कि वो क्या होगा, N14 वाला होगा। और कुछ जो थे वो बीच में सेटल डाउन थे। ठीक है, तो वो हमें समझ में आ गया कि क्या है, वो N15 N14 वाले हाइब्रिड, है ना। कैसे, कि देखो आपने बस मीडियम लिया और क्या लिया, आपने इसमें क्या कहते हैं, जो बैक्टीरिया आपने ग्रो कराया था इतने जनरेशन तक, एन पे हैवी बैक्टीरिया बोल देते हैं, हैवी इकोलाई लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले नीचे सेटल थे, फिर कुछ टाइम डिवाइड करते 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 क्या हुआ होगा, वो इस स्टेज पे आएंगे 20 मिनट बाद, और फिर 20 मिनट के स्टेज के बाद और 20 मिनट के बाद देखा तो वो ये भी डिवाइड हो गया और 20 यहाँ पे, और मतलब ये। ठीक है, देखो मास में कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों नहीं चेंज आएगा भाई, डबल ही तो हो रहे हैं, वो बार बार डबल हो जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, पहले N14 जितना था उसका मतलब हाइब्रिड का भी उतना ही रहेगा, प्लस उसका ही दूसरा आपको क्या दिखेगा, लाइट वाला भी दिखेगा। ठीक है, तो इसमें कलर चेंज की बात नहीं हो रही, इसमें हम डेंसिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, और डेंसिटी के लिए सीजियम क्लोराइड क्या यूज होता है, सीजियम क्लोराइड एज डेंसिटी मार्कर, है ना। मतलब डेंसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए या इन सब की डेंसिटी में को अंतर लाने के लिए हमने मीडियम के अंदर CaCl भी डाला हुआ है। CaCl इज सीजियम क्लोराइड, उससे हमें और डेफिनेटली डेंसिटी में चेंज देखने को मिलता है। तो इससे ये समझ में आया कि हमने तो शुरुआत करी थी कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करी थी, यानी कि रेप्लिकेशन होते होते कुछ ऐसा हुआ कि क्या हुआ, मीडियम डेंसिटी वाले बैक्टीरिया बने। तो मीडियम डेंसिटीज वाले तभी बन सकते हैं जब इस यहाँ से एक N14 लिया हो और N15 वाला लिया हो। फिर थोड़े देर बाद देखा कि एकदम कुछ कैसे हो गए, लाइट वाले हो गए, और कुछ अभी भी क्या है, मीडियम वाले हैं। तो यानी कि और जब हुआ होगा तो बिल्कुल N14 वाले ही हो गए। तो यानी ये समझ में आया कि धीरे धीरे जो DNA रेप्लिकेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही कर रहा है, यानी एक पुरानी स्ट्रैंड हमेशा रह रही है और एक नई स्ट्रैंड बन जा रही है, एक पुरानी स्ट्रैंड रह रही है, एक नई स्ट्रैंड बन जा रही है। तो दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ताकि हम आगे अपनी मतलब
खोज को उसके अकॉर्डिंग क्या क्या हम मतलब चीज़ों को सही कर सकते हैं या फिर क्या क्या इन्वेंशंस ला सकते हैं, नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए 1953 में क्रिक ने ये आइडिया उसी टाइम लगा लिया था कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही रेप्लिकेट करता है। दिस इम्प्लाइड दैट द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए possesses one strand contributed by parent DNA and another newly synthesized। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये आपको समझ में आ गया है ना। मिजल्सन और किसका एक्सपेरिमेंट है ये? मिजल्सन और स्थाल का एक्सपेरिमेंट था। कब किया था? 1958 में। एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया क्रिक के पोस्टुलेट्स का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपना रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पे। तो देख रहे हैं कि अब किस तरीके से हो रहा है। पैटर्न समझ में आ गया कि एक पेरेंट से आएगा, एक आएगा नया, है ना, ये समझ में आ गया। पर ये बनेगा कैसे, ये होगा कैसे? ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम दिखा रखा है कि ये आपका पेरेंटल डीएनए है। क्या है बेटा? पेरेंटल डीएनए है ना। अच्छा देखो, डीएनए केवल उसी टाइम तो नहीं रेप्लिकेट कर रहा जब हमें गैमेट्स बनाने। डीएनए हर बार रेप्लिकेट करेगा। मान लीजिए आरबीसी आपकी, उसका जो लाइफ साइकिल है वो 120 डेज का है। तो 120 डेज के अराउंड जब क्या होना होगा, उसको रेप्लिकेट करना होगा। ऑफकोर्स एक आरबीसी ही रेप्लिकेट करेगी तभी तो दूसरी आरबीसीज बनेगी या नई आरबीसीज एड ऑन होंगी। ठीक है, तो आरबीसीज जब एड ऑन होनी है, नहीं आनी है, तो क्या होगा, जो सेल जहाँ से आरबीसीज आ रही हैं वो क्या होगी, फर्दर डिवाइड करती रहनी चाहिए, यानी हर, और जरूरी नहीं है सारी एक साथ 120वें दिन पे मर जाए, है ना, कोई भी कभी भी, तो कमी नहीं होनी चाहिए, मेंटेनेंस करके रखना है। तो सेल डिवीजन लगातार होता रहेगा बोन मैरो में। तो बोन मैरो में सेल डिवीजन होता रहेगा, तो वो सेल डिवीजन के लिए मतलब जरूरी नहीं है कि क्या हो, कहने का मतलब कि भाई केवल ये रेप्लिकेशन आपका मियोसिस के टाइम भी हो। इवन माइटोसिस में भी आप क्या देखोगे, डीएनए का रेप्लिकेशन देखोगे एट द टाइम ऑफ एस फेज, क्योंकि वो प्रिपेयर हो रही है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, तो जो डॉटर सेल है, यानी हम ये जब भी बात करेंगे पेरेंटल डीएनए में, हम डॉटर सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे फिर इसके रिस्पेक्ट में, कि डॉटर सेल में डीएनए जाने वाला है नया। तो ये जो डॉटर सेल है बेटा, ये आपका गैमेट भी हो सकता है, ये आपका सोमैटिक सेल भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सोमैटिक सेल भी हो सकती है, सोमैटिक भी हो सकती है नेचर में, और गैमेट भी हो सकती है नेचर में। ठीक है, तो दोनों में एक ही तरीके का काम हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन दोनों में अगर पूछ ले तो दोनों में ही, सोमैटिक हो या आपकी गैमेट हो, आपका दोनों सेल में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, एक तो सिंथेसिस फेज में हो जा रहा है, प्लस सेमी कंजर्वेटिव नेचर में हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से दिखा रहा है कि जैसे स्ट्रैंड हेलिक्स आ रहा था, हेलिक्स फिर ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद ये नया, तो ये जो पर्पल कलर आपको शो हो रहा है, ये पर्पल कलर क्या दिखा रहा है कि ये नई स्ट्रैंड बन रही है। यानी कि यहाँ से ओपन हुआ और पूरा बीच में ओपन रहा, और ओपन, इस ओपनिंग की वजह से नई स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये नई स्ट्रैंड जिस तरीके से बन रही है, देखो कैसे बन रही है, कि जिस भी फैशन में आपका न्यूक्लियोटाइड्स ओपन हुए, ये न्यूक्लियोटाइड्स चाहे प्योरिन हो तो प्योरिन के साथ पिरामिडिन आ जाएगा, और प्योरिन है तो क्या कहते हैं, पिरामिडिन आ जाएगा, और पिरामिडिन है तो प्योरिन आ जाएगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है ना, जिससे स्ट्रक्चर बनेगा, नई स्ट्रैंड बनेगी। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें दिखा रखा है कि जब ये स्ट्रैंड इस तरीके, एक्चुअली क्या होता है, डीएनए इस तरीके से वाई शेप के क्या कहते हैं, वाई शेप लेके ओपन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रेप्लिकेशन केशन फॉर्क। ठीक है, तो आपको ये रेप्लिकेशन फॉर्क दिखा रखी है ना, क्या है ये? वाई है ना। तो ये जो वाई फैशन में ओपन हो रहा है डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बेटा। अब जब वाई दो अलग अलग स्ट्रैंड में होगा, और हमने पढ़ा था कि दोनों स्ट्रैंड जो होती है वो एंटी पैरेलल एक दूसरे के रन कर रही होती है। अगर एक 3 से 5 डायरेक्शन पे है तो दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा 5 से 3 डायरेक्शन पे। ठीक है, 3 से 5 तो ये 5 से 3, इस तरीके से एंटी पैरेलली क्या होगा बेटा,
रन करता है नॉर्मल डीएनए। अब इस डीएनए के ऑफ कोर्स जब हम दो टुकड़े कर देंगे, दो अलग हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो एक डायरेक्शन यहाँ पे होगी 3 से 5 डैश। तो इसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनने वाला है, इसके साथ जो नया स्ट्रैंड की बॉन्डिंग होने वाली है वो भी एंटी पैरेलल होनी चाहिए। यानी अगर ये स्ट्रैंड मेरी 3 to 5 है तो नई वाली आनी चाहिए 5 से 3 में। ठीक है, ऐसे ही इसकी बात करें, अगर ये 5 डैश 3 है तो ये क्या होगा, 3 डैश से 5 डैश में क्या होगा, इसका डीएनए का क्या होगा, सिंथेसिस होगा नए वाले का। ठीक है, अपोजिट एंटी पैरेलल। पर तुम देख रहे हो कि एक डायरेक्शन में तो तुम्हें कंटिन्यूअस एक एरो दिखाया हुआ है, दूसरे डायरेक्शन में जैसे बात कर रहा है तो ब्रेक कर करके दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रैंड जो डीएनए की होती है उसके साथ जो नया डीएनए बन रहा है वो कंटिन्यूअसली बना जा रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस। और दूसरा जो है वो कैसा है, ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, है ना, ब्रेक से। ठीक है, ब्रेक्स आ जा रहे हैं, मतलब बढ़िया बन रहा था, फिर बढ़िया बनते बनते थोड़ी देर रुक गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया, फिर स्टार्ट हुआ, फिर रुक गया। तो ये ब्रेक्स आ रहे हैं, तो ये ब्रेक्स की वजह से इसे क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। लगातार ना बन के कैसी बन रही है, डिसकंटिन्यूअस फैशन में बन रही है। मतलब कुछ न्यूक्लियोटाइड इसने रीड करे, फिर छोड़ दिए, फिर आगे से कुछ और न्यूक्लियोटाइड रीड करे, फिर छोड़ दिए, फिर आगे से। तो ये डिसकंटिन्यूअस फैशन में, मतलब कि कहने का मतलब ऐसा इतना भी आसान नहीं है डीएनए का रेप्लिकेशन। एक स्ट्रैंड में तो आपका कंटिन्यूअस हो ही रहा है, दूसरा में आपका डिसकंटिन्यूअस फैशन में हो रहा है ना। तो डिसकंटिन्यूअस तो तुम्हें लगेगा कि अब ये जो डिसकंटिन्यूअस वाला है ये तो काम ही नहीं आएगा, है ना। लेकिन अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें तो देखा कि दोनों ही स्ट्रैंड्स काम कर रही हैं, और दोनों ही के वजह से नए नए क्या आ रहे हैं आपके पास, हाइब्रिड डीएनए आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ मरोड़ के इसको ठीक करना पड़ेगा डीएनए को, है ना, ताकि दोनों ही नई डॉटर डीएनए बन सके। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे कैसे हो रहा है ये स्टेप वाइज, है ना। तो कहते हैं कि रेप्लिकेशन डीएनए बहुत एनर्जेटिकली हाई एक्सपेंसिव होता है। कहने का मतलब क्योंकि डीएनए बन रहा है, डीएनए ना बहुत मतलब एनर्जी कंज्यूम करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, आपने अभी देखा कि मतलब उसको दिक्कत हो रही है आगे भी दूसरे स्ट्रैंड को बनाने में, प्लस जो भाई इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये सब, तो एकदम से ऐसे तो नहीं हो जाएगा। एनर्जी चाहिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ना। जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन की अगर बात करें, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एनर्जेटिकली हाई एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इट रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स। और क्योंकि इसे हमें कैसा चाहिए, स्पीडी वर्क है, ये थोड़ा सा तेजी में चाहिए। ऐसे हम वेट नहीं कर सकते कि ठीक है बेटा कल परसों तक कर लो इसे, नहीं। अगर जिस टाइम चाहिए तो उसे टाइमली, जितना भी ऑर्गेनिज्म का या सेल का लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग उसका हमें क्या चाहिए बेटा, उसको प्रॉपरली मतलब तेजी से डीएनए को सिंथेसिस करना भी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। ठीक है, जिसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका डीएनए पॉलीमरेज। देखो पहला एंजाइम, कौन सा पहला एंजाइम हो गया आपका, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है बेटा, दीज एंजाइम, एक तो देखो एंजाइम का नाम है पॉलीमर, पॉलीमर बनाने वाला, एजेस लग जाएगा तो एंजाइम समझ में आ रहा है। और क्या समझ में आ रहा है, कैसा एंजाइम है ये बेटा, पॉलीमर बनाने वाला। कैसा पॉलीमर, डीएनए पॉलीमर बनाने वाला। ऑफ कोर्स डीएनए की नई स्ट्रैंड बनानी है तो मुझे डीएनए पॉलीमरेज ही चाहिए होगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज, दीज एंजाइम्स कैटालाइज polymerization of a large number of nucleotides very accurately in a very short time। छोटे से समय में बहुत तेजी से ये क्या करते हैं और बहुत सही तरीके से, एक्यूरेसी बहुत जरूरी है ना। चेंज आ गया तो क्या होगा, चेंज आ गया तो म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो जाएगा तो बहुत सारे जो इनहेरिटेंस होना चाहिए प्रॉपर वो नहीं आ पाएगा, है ना। कैरेक्टर्स लॉस हो सकते हैं इसमें। ठीक है, प्लस पता चला कि म्यूटेशन की वजह से कोई जीन ही नहीं बन पाया। ठीक है, या फिर मल्टीपल जीन्स बन गए। तो ये काम डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, प्लस स्पीड में भी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंजाइम यूज़ किया जाता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। Replication requires abundant energy that comes from broken down of triphosphates of
ट्राइफॉस्फेट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का खुद का ही कुछ ऐसा पार्ट जिसमें क्या है, 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट है 3 फॉस्फेट के साथ, उन्हीं को तोड़ा जाता है बेटा, और क्या करते हैं उसमें से एटीपी बनाएंगे, है ना। एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट सुना है तुमने, एटीपी क्या है, एडेनाइन, एडेनाइन क्या है आपका, एडेनाइन नाइट्रोजन बेस ही तो है, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी, एटीपी, जीटीपी, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, जो प्लांट्स में होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके क्या है बेटा, ये सारे आपके न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं जो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना, एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। तो यानी कि डीएनए जब ब्रेक होगा या फिर क्या कहते हैं, डीएनए बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसेस आएंगे, उन्हीं का जो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा वो एनर्जी भी साथ के साथ प्रोवाइड करता रहेगा। एंजाइम हेलिकेज, दूसरे एंजाइम की बात आ गई। सेकेंड एंजाइम आपका कौन सा हो गया, हेलिकेज। एंजाइम हेलिकेज एक्ट्स ओवर द ओ आर आई। ओ आर आई साइड क्या होता है, ओ आर आई स्टैंड्स फॉर, ओ आर आई मतलब ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, इस पे भी चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। तो ओ आर आई पे वर्क करता है बेटा, और उसको ओपन कर देता है, अनवाइंड कर देता है द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। ये आपका डीएनए है, अब यहाँ से ओपन हो गया, अपने आप हो जाएगा, अपने मन से हो जाएगा, नहीं, अपने मन से तो नहीं होने वाला। तो ये तो ब्लू ही है, ठीक है। तो ये काम किसी तो एंजाइम को करना पड़ेगा। तो ये जो एंजाइम है जो इसको क्या कर रहा है बेटा, ओपन कर रहा है, अनवाइंड कर रहा है, उस एंजाइम का नाम होता है आपका क्या, हेलिकेज। क्या नाम होता है, हेलिकेज। हेलिक्स को, हेलिक्स को काटने वाला, हेलिक्स को ऐसे याद रखो, हेलिक्स को काटने वाला, काटने वाला इज नोन एज हेलिकेज, ठीक है, एंजाइम का नाम हेलिकेज, ठीक है। तो हेलिकेज एंजाइम आएगा और इसे धड़ 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 ओपन करता हुआ चला जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी ओपन हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी प्रॉपर अच्छे से, मतलब स्ट्रक्चरली ये हमने अभी बोला था कि स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसको ओपन करने के लिए क्या चाहिए, इसको ओपन करने के लिए कोई ना कोई दूसरी फोर्स, ताकत की जरूरत है हमें, जो इस डीएनए को ओपन कर दे। डीएनए को ओपन करना इतनी आसान बात नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ा, एंजाइम लगाना पड़ा जिसका नाम था हेलिकेज, है ना। और जो इसे ओपन कर देता उसका नाम रख दिया हेलिकेज, हेलिक्स को ओपन करने वाला हेलिकेज कहलाएगा, ठीक है। द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द मीन्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स एसएसबीपीज, ठीक है। क्या कहने का मतलब, अब जो ये तुम देख रहे हो कि ये जो क्या कहते हैं बेटा, आपका डीएनए ओपन हो गया है, बट तुम्हें पता है कि एकदम से तो नहीं होगा कि धड़ाक से एकदम से सारी वो बन जाएंगी आपकी, कहते हैं कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बन जाएगी, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी ठीक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा तुरंत ही। इसके लिए, इसके वजह से क्या होगा, मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ बनना स्टार्ट हुआ, तो पता चला ये धीरे धीरे क्या हो गया, जुड़ने लग जाएगा फिर से एक दूसरे की अट्रैक्शन की वजह से, है ना, प्योरेंस ऑफ पिरामिडिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो बाइंड होने लग जाएंगे दोबारा। तो हम नहीं चाहते कि ये बाइंड हो, क्योंकि हमें तो पूरा भी क्या करना है, रेप्लिकेट करवाना है इसको। तो हम क्या लगाएंगे, दूसरी प्रोटीन लगा देंगे, ऐड कर देंगे छोटी छोटी दूसरी दूसरी प्रोटीन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे कपड़ों पे क्लिप्स लगाते हैं ना, ऐसे समझ लो, जैसे कपड़ों पे क्लिप्स लगाते हैं, वैसे ये प्रोटीन्स है जिनका नाम है क्या बेटा, इनका नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग, यानी एक स्ट्रैंड से बाइंड होने वाली प्रोटीन, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेंगे, क्लिप की तरह इसको होल्ड करके रखेंगे, इसको जुड़ने नहीं देंगे, इसको अलग अलग दोनों को होल्ड करके रखना है। तो उसके लिए हमने क्या लगाई है, क्लिप्स लगाई है, जिन क्लिप्स का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। एक ही स्ट्रैंड पे लगती हैं इसलिए सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ऐसी दूसरी जगह ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी, ठीक है, यहाँ पे भी आपकी ये, इसको भी तो होल्ड करना पड़ेगा, वरना तो फिर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए भी एसएसपीज लगेंगी। तो
दोनों जगह क्या लग गई हैं, आपकी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लग गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंजाइम के देखते हैं। ठीक है, तो अनवाइंडिंग हो गई, स्टेबलाइज कर दिया हमने बाइंडिंग को। अनवाइंडिंग क्रिएट्स टेंशन इन द अनकॉइल्ड पार्ट बाय फॉर्मिंग मोर सुपर कॉइल्स। अब आपने मान लीजिए आप एक धागा लो, ठीक है, दो धागा लो और उन दोनों को आपस में लपेटो, दोनों थ्रेड को, और बीच में से अगर जब आप उसे ओपन करना चाहोगे दोनों धागे को, तो जब ओपन करोगे तो आगे पीछे के जो पोर्शन है उनमें और ज़्यादा कॉइल टेंशन प्रेजेंट होने लगी, वो और ज़्यादा मुड़ने लगी, और ज़्यादा घूमने लगेंगे। तो ये और ज़्यादा घूमने और मुड़ने की वजह से टेंशन क्रिएट हो जाएगी। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई आगे डैमेज हो जाए हमारा डीएनए, पता चला अभी तो हमने पूरा बनाया भी नहीं, रेप्लिकेट भी नहीं किया, और आगे का पोर्शन डीएनए का क्या हो गया, डैमेज हो गया इस ओपनिंग के वजह से। तो इसको भी स्टेबल करना है। तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए, ये जो भारी टेंशन आ जाती है उसके लिए तीसरा एंजाइम कौन सा यूज होता है आपका, टोपो आइसोमरेज। क्या बोलते हैं बेटा, टोपो आइसोमरेज, है ना। टोपी लगा दी, टोपी लगा दी, जिससे क्या होगा, इस टोपी से क्या होगी, टेंशन कम होगी, है ना। गर्मियों में धूप की वजह से टेंशन होती तो टोपी लगा देते हैं, तो ऐसे ही टोपो आइसोमरेज, अरे यार, टोपो आइसोमेरेज, ठीक है, एंजाइम को बाइंड कर लेता है दोनों साइड से, ताकि क्या ना हो, जो ये कॉइलिंग के मतलब ये जो ओपन किया तो इसके वजह से और ट्विस्ट आएंगे, तो ये ट्विस्ट ना हो पाए, ये इसको यहीं पे रोक देगा, है ना। एक तरीके से हम क्लिप्स ही लगा दें ताकि ये जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए, वाई रेप्लिकेशन फॉर्क चाहिए, ये स्टेबल रहे जब तक कि हम क्या ना कर लें, नई स्ट्रैंड ना बना लें। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले हेलिकेज लगा ओपन करने में, फिर उसको स्टेबल रखने के लिए, दोनों को अलग अलग दूर दूर रखने के लिए स्ट्रैंड्स को, हमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स लग गए। और तीसरा कि आगे पीछे ज़्यादा कॉइलिंग ना हो उसके लिए भी हमें क्या लग गया, टोपो आइसोमरेज लग गया बेटा। दे कॉज निकलिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। निकिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का मतलब क्या हो गया बेटा, उसको अरेस्ट कर दे, रोक के रख देता है, एक स्ट्रैंड को एक ही पोजीशन में रोक के रख देता है ना, जब वो कॉइल्स उसकी रिलीज करता है। एंड रिलीजिंग द सेम, यानी कि टेंशन रिलीज कर देता है। whole of DNA does not open in one stretch ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी देखा तुमने कितना सारा एंजाइम, मतलब छोटे से पोर्शन को ही करने में कितने सारे एंजाइम्स लग गए। अब उन एंजाइम्स, अगर इतने सारे एंजाइम्स वर्क करेंगे तो उन एंजाइम्स को चलाने के लिए बहुत सारे हमें क्या चाहिए होंगे, एटीपीज चाहिए होंगे। तो अब इतने सारे एटीपीज बनाने के लिए हम पूरा डीएनए तो डैमेज नहीं कर सकते कि भाई डीएनए टूटता रहे एटीपी बनता रहे, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए हमें, हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने काम को लेबर ऑफ डिवीजन कर दे कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन में क्या करेंगे, डीएनए को ओपन करेंगे और उससे क्या बनाते रहेंगे, स्ट्रैंड। मतलब कि एक बार में अगर आपका बहुत बड़ा 3 मीटर का डीएनए है तो पूरा 3 मीटर एक साथ नहीं बनेगा, उसका मान लीजिए 100 सेंटीमीटर या फिर क्या कहते हैं 200-300 सेंटीमीटर हर जगह थोड़ी थोड़ी जगह पे बन रहा होगा, क्योंकि एक बार इतने बड़े डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आपकी सेल में इतनी एनर्जी या एटीपीज प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, but the point of separation proceeds slowly towards both the direction it gives, यानी कि दोनों का जो सेपरेशन है वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, इट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। ये मैंने आपको बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या स्ट्रक्चर मिलता है ओपनिंग ऑफ डीएनए से ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, आपको वाई फॉर्क मिलता है, सॉरी वाई शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए कॉल्ड, अब देखो इसकी बात कर रहे हैं, कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं जी, जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, अब देखो इससे पहले ये समझो कि अब जब ये नया हमने बोला कि हमारे पास क्या होता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज, जब ऐसे ही क्या हो गया, जब जैसे ही आपका फॉर्क खुल गया, डीएनए ओपन हो गया, तो क्या आएगा आपके पास, डीएनए, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये जो डीएनए पॉलीमरेज आपके पास मिलता है वो क्या करता है, डीएनए के पॉलीमर्स यानी कि यूनिट्स को, न्यूक्लियोटाइड्स को, न्यूक्लियो
टाइड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना स्टार्ट करता है, ठीक है, एड ऑन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज एक साइड से फटाफट क्या करता है, जितना भी न्यूक्लियोलस में आपके न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उनको एड ऑन करना स्टार्ट करेगा इसके अगेंस्ट में। मान लीजिए यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे थाइमिन आ जाएगा, ठीक है, थाइमिन लेकर आ जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जी है तो क्या लेकर आ जाएगा, सील साइटोसिन लेकर आ जाएगा। यहाँ पे अगेन टी है तो एडेनाइन लेकर आ जाएगा, जी है तो फिर सी लेकर आ जाएगा। तो ऐसे करके क्या करेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ता हुआ जोड़ता हुआ काम करता रहेगा, ठीक है। तो ये काम होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज का। पर डीएनए पॉलीमरेज की एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो हमारे पास एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर आप देख सको तो 5 से 3 डायरेक्शन में काम कर पा रहा है वो, 5 से 3 डायरेक्शन में। पर जब मुझे यहाँ वाली स्ट्रैंड स्टार्ट करनी थी तो यहाँ मुझे 3 से 5 डायरेक्शन जाना था, पर ये 3 से 5 डायरेक्शन में तो नहीं काम कर सकता। तो इसकी इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से कि मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क कर सकता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है या राइट जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए वो केवल लेफ्ट जा रहा है, तो लेफ्ट जा रहा है तो राइट वाले को तो दिक्कत होगी। तो राइट वाले को दिक्कत क्या होती है, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि ये डीएनए लाइगेज फिर से क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी डीएनए पॉलीमरेज आपको छोटे छोटे पोर्शन में 5 से 3 थोड़ी देर काम करता है, फिर हट जाता है, फिर थोड़ी देर काम, मतलब कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इसलिए छोटी छोटी स्ट्रैंड्स ही बना पाता है बेटा उल्टे डायरेक्शन में। वो भी किस डायरेक्शन में वर्क करते हुए, 5:3, 5 से 3, ठीक है। इस वजह से जो दूसरी स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस नहीं बन पाती है, ठीक है। तो अ स्मॉल आरएन स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है, एक आरएनए की भी स्ट्रैंड होती है छोटी सी, छोटे से मतलब 5-10 न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रैंड आएगी आरएनए की। कितनी छोटी होती है, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कॉल्ड आरएनए प्राइमर, इसको क्या बोलते हैं हम बेटा, एक आरएनए प्राइमर बोलते हैं। इज सिंथेसाइज्ड एट द फिफ्थ एंड ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। कहने का मतलब जो फिफ्थ एंड है हमारे किसका बेटा, नई डीएनए स्ट्रैंड का, उसके फिफ्थ एंड पे पहले क्या आएगा, आरएनए प्राइमर आएगा। इट इज एसेंशियल फॉर द इनिशिएशन ऑफ न्यू डीएनए चेन्स एज इट इज रिक्वायर्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज टू एड ए न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, ये जरूरी है ताकि क्या करे, ताकि ये इनिशिएट कर सके डीएनए का रेप्लिकेशन बाय डीएनए पॉलीमरेज। मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज भी डायरेक्टली ऐड नहीं करके मतलब डायरेक्टली एक्शन नहीं शो करके पहले किस चीज़ का वेट कर रहा है, कि पहले थोड़ा सा आरएनए स्ट्रैंड बन जाए। आरएनए स्ट्रैंड जब बन जाता है, ये आरएनए प्राइमर बन जाता है, तब जाके आपका डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, है ना, ये तो हमने देख लिया कि 3 से 5 एंड के फैशन जो भी स्ट्रैंड है, पेरेंटल स्ट्रैंड है 3 से 5 वाली, उसके लिए तो वो क्या करता है, इजीली एक डायरेक्शन में यानी खुद के लिए 5 से 3 में इजीली कंटिन्यूस क्या करता रहेगा, फंक्शन करता रहेगा। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसमें ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूस फैशन में आपका क्या कर रहा है, चेन को बनाता जा रहा है। इस स्ट्रैंड को अब हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं आपका लीडिंग लीडिंग, है ना। जो तेजी से बन रहा है वो लीड कर रहा है। तेजी से कौन सा स्ट्रैंड बन रहा है, वो स्ट्रैंड जो 3 से 5 डायरेक्शन में है। क्यों है 3 से 5 डायरेक्शन में, क्योंकि जो आपका एंजाइम है वो 5 से 3 में बना रहा है। तो 5 से 3 में बना रहा है तो 3 से 5 वाली तेजी से बनेगी ना। तो जो तेजी से स्ट्रैंड का क्या कहते हैं बेटा, नई स्ट्रैंड बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि ये वाली स्ट्रैंड लीड कर रही है जो आपकी 5 से 3 डायरेक्शन में स्ट्रैंड है उससे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आपका क्या कहता है कि लीडिंग स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 3 से 5, है ना, जिसकी लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है। लीडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी
3 से 5 होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 5 से 3 डायरेक्शन में स्ट्रैंड बनाता है। एक को याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज को याद रख लो, चाहे लीडिंग स्ट्रैंड को याद कर लो, किसी भी एक को याद कर लो, तो आपको लीडिंग स्ट्रैंड की भी पोलैरिटी पता होगी, डीएनए पॉलीमरेज की पोलैरिटी पता चल जाएगी, और आपको क्या कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड की भी पोलैरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में कंटिन्यूस होता है। वाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, फिर दूसरी क्या हो गई, दूसरी पीछे रह गई, उसमें धीरे धीरे बन रहा है स्ट्रैंड तो पीछे रह गई, तो दूसरी वाली को क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। द टेम्पलेट विद पोलैरिटी 5 से 3, इसकी क्या डायरेक्शन होती है, 5 से 3 होती है। यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है हमारी जो कि लैग हो रही है, उसको हमने पोलैरिटी क्या जानते हैं अब हम, कि उसकी पोलैरिटी 5 से 3 है। इट इज़ डिसकंटिन्यूस, और ये डिसकंटिन्यूस फैशन में होती है। डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशंस occurs because only a small stretch of template exposes at a time. This discontinuously synthesized fragments are joined by enzymes DNA ligase। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो हमारी डीएनए लाइगेज, अब देखो फिफ्थ एंड पे क्या होगा, इसने बोला फिफ्थ एंड पे पहले आरएनए प्राइमर अटैच होगा। क्या अटैच होगा, यहाँ पे नया जो स्ट्रैंड बनना स्टार्ट होगा, उसमें देखोगे इस नए स्ट्रैंड में सबसे पहले आरएनए, फिफ्थ स्ट्रैंड पे आरएनए प्राइमर होगा। ठीक है, आरएनए प्राइमर। ठीक है, फिर ये इससे क्या पता चलेगा, इससे एक तरीके से साइन जाएगा कि डीएनए लाइगेज इससे अटैच हो। अब डीएनए लाइगेज जब इससे अटैच होगा तो इसको रिमूव करता हुआ वो क्या करेगा, आगे की स्ट्रैंड को कंटिन्यूली ग्रो कराएगा, या फिर पॉलीमर्स को क्या करेगा, अटैच कराएगा अपने पेरेंटल डीएनए से। ठीक है, तो जब ये काम हो रहा है क्या कहते हैं 5 से 3 वाली स्ट्रैंड पे, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। तो फिर क्या होगा, इससे देखो एक सेगमेंट ये बना, दूसरा सेगमेंट ये बना, तीसरा सेगमेंट बना, तो ये सेगमेंट्स या फिर फ्रेगमेंट्स में बनते रहते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को फिर ज्वाइन भी करना पड़ेगा, है ना, ऐसा तो रह नहीं सकता डीएनए, ये तो जीन के भी लायक नहीं रहा, है ना। तो अब इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा बेटा, तो इसको ज्वाइन कराने के लिए एक और एंजाइम की हेल्प लेनी पड़ती है हमें। वो एंजाइम कहलाता है आपका क्या, वो एक एंजाइम है जो इसे जोड़ जोड़ देगा वापस आके। तो जोड़ने का काम किससे कराएंगे, लाइगेचर से। लाइगेचर क्या होता है, जो जोड़ दे। ठीक है, तो इस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। क्या नाम है इसका, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज इसे क्या कर देगा, ये जो टूटे हुए फ्रैगमेंट्स है या छोटे छोटे टुकड़े थे डीएनए के, नए डीएनए के, उसको जोड़ देगा। ठीक है, तो हमारा फिर कंटिन्यूस हो जाएगा ना, तो हो गया काम खत्म। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, और इसी वजह से एक साथ नहीं हो सकता, है ना। इससे बहुत ज़्यादा एक साथ पूरे डीएनए को करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है कि उतना एंजाइम है कि नहीं है हमारे पास। दूसरा कि क्या कहते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं जब इतने सारे फ्रेगमेंट्स भी बन रहे होंगे साथ में, तो कौन कहाँ जुड़ जाए, कैसे हो जाए, तो इस चीज़ की भी क्या हो सकते हैं, रिस्की हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, केवल छोटे छोटे पार्ट्स पे ही आपको क्या मिलेगा, डीएनए ओपन होता हुआ दिखेगा और वहां पे रेप्लिकेशन होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो हमने कितने एंजाइम देख लिया, हमने देख लिया टोपोआइसोमरेज, हमने देख लिया हेलिकेज, हमने देख लिया आपका डीएनए लाइगेज, हमने देख लिया क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज, और एसएनपी तो प्रोटीन ही हो गई। तो एक दो तीन, तीन चार, चार हमने आपके क्या देख लिए बेटा, एंजाइम देख लिए, उनके फंक्शंस अब हमें क्लियरली पता है। ठीक है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है कि कैसे देखो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का क्या हो रहा है आपका क्या कर रहा है ये है आपका फॉर्मेशन रेप्लिकेशन दिखा रहा है, ये फिफ्थ एंड है, ये थ्री एंड है, ये वाला बन रहा है ना,
तो ये वाला बन रहा है, तो ऑफ कोर्स लगातार बन रहा है। कंटिन्यूअस लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब ही होता है कॉन्टिन्यूअस, है ना। अगर ऐसा डायग्राम भी आ जाए कि तुम्हें बताना है तो तुम मार्क कर लो, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में ऐसे बनता हुआ जा रहा है लगातार, तो ऑफ कोर्स ये कौन सा होगा, एक एंड इसका 5 एंड होगा और बनने वाला 3, 5 से 3 में बनता जाता है ना। और अगर ये 5 से 3, तो टेम्पलेट का आपका जो डायरेक्शन होगा वो 3 से 5 यहाँ तक पहुंचा, यहाँ यहाँ 5 डैश, ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही लैगिंग, लैगिंग में है तो लैगिंग में क्या होगा बेटा, ये 5 डैश हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एंजाइम दिखा रखे हैं, ये जो आपको एंजाइम दिखा रखा है ये है आपका, चलो इसी से कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज दिखा रखा है। इससे पहले यहाँ से आते हैं, ये रहा आपका क्या, डीएनए। डीएनए एंटर होते ही डीएनए को सबसे पहले ओपन करा जाएगा। ओपन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या है, हेलिकेज। तो आपको हेलिकेज एंजाइम देखो ऐसा कैसे कटर की तरह दिख रहा है ना, ऐसे काटता हुआ सीधे यहाँ से एंटर किया और काटता हुआ छोड़ गया। अब ये काटता हुआ छोड़ तो रहा है, पर इसको क्या करना है, होल्ड भी तो करना है ना। ऐसे तो नहीं रहेगा, ऐसे तो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा एक दूसरे से अट्रैक्शन की वजह से। तो आपको ये छोटे छोटे गोल पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ही हैं। ये दोनों क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो इसको क्लिप ऑन कर देंगी। प्लस जब ये ओपन ऐसे खुलता हुआ जाएगा तो बाहर भाई आगे की साइड कॉइलिंग होती जाएगी, है ना, आगे और ज़्यादा कॉइलिंग स्ट्रांग होती जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टोपो आइसोमरेज की, ताकि क्या हो, आगे जाके बहुत ज़्यादा कॉइलिंग नहीं हो, कि पता चला इतना तो डीएनए बना लिया, आगे इतनी कॉइलिंग हो गई कि आगे का डीएनए हम रेप्लिकेट ही नहीं कर पा रहे। तो हमें ये नहीं चाहिए। तो टोपो आइसोमरेज इस चीज़ को स्टेबल करेगा, इसका ध्यान रखेगा। फिर जब ये चीज़ स्टेबल हो गई, ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया, वाई फॉर्क मिल गया आपको, वाई स्ट्रैंड या फिर आपका रेप्लिकेशन फॉर्क आपको मिल गया, तो अब क्या होगा, डीएनए बनना स्टार्ट होगा। तो जो आपकी 3 से 5 डायरेक्शन वाली आपकी स्ट्रैंड है उसमें लगातार बनता हुआ दिखेगा, जो कि दिख रहा है आपको विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। कैसे दिख रहा है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज से दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज ही है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये जो छोटा सा ब्लू कलर का दिखाया है, ये क्या दिखा रहा है, ये आपका डीएनए लाइगेज है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। क्या है बेटा, डीएनए लाइगेज। क्योंकि ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसमें क्या है, ये फ्रैगमेंट्स ऐसे टूटे हुए हैं, तो इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम, चिपकाने का काम कौन कर रहा है, आपका डीएनए लाइगेज। तो देखो डीएनए लाइगेज ने यहाँ से जोड़ दिया, फिर ऐसे आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे जोड़ देगा, ऐसे रीड करता हुआ जाएगा, जहाँ पे लगेगा कि अच्छा यहाँ तो टूट गया तो वहाँ जोड़ देगा, एक यानी एक न्यूक्लियोटाइड को लाएगा और उससे कनेक्ट कर देगा। देखो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, कोई सा, कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, एब्सेंट है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए लाइगेज एक वो जो न्यूक्लियोटाइड जो चाहिए इसको अपना यहाँ पे एंटर करा देगा। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन क्या है, ये जो हटाया जा रहा है ये पोर्शन है आपका डीएनए प्राइमर, सॉरी आरएनए प्राइमर। ये क्या है बेटा, आरएनए प्राइमर। हमने कहा था आरएनए फिफ्थ एंड पे जो होगा आरएनए प्राइमर ऐड ऑन होता रहेगा, ताकि क्या करे, ताकि आपका जो ये डीएनए लाइगेज है वो ज्वाइन होके क्या करे, डीएनए लाइगेज ज्वाइन होकर आपका इसको फंक्शन को आगे बढ़ाता रहे, ठीक है, ठीक है। तो ये आरएनए प्राइमर जो बनता जा रहा है, लेकिन आरएनए प्राइमर से तो हमें आरएनए स्ट्रैंड थोड़ी चाहिए, आरएनए को हटाना पड़ेगा। तो आरएनए को हटाने के लिए हमारे पास क्या आता है, डीएनए प्राइमेज, है ना। प्राइमर को हटाने के लिए प्राइमेज आ जाता है ना, प्राइमेज आ जाता है तो क्या होता है, प्राइमेज से फिर ये आरएनए को देखो कैसे हटाते हुआ निकल रहा है ना। तो ऐसे जो न्यूक्लियर जो स्ट्रैंड होगी 10 5 न्यूक्लियोटाइड की वो हट जाएगी और फिर क्या होगा,
इससे लेकिन हो क्या रहा है, इससे ये रीड कर पा रहा है आपका क्या कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज की यहाँ भी रेप्लिकेशन करनी है, यहाँ भी इनिशिएट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करनी है। तो ये रीड करता हुआ जा रहा है, फिर जैसे इसका काम खत्म हो जा रहा है, रीड करने के लिए आ जा रहा है, तब तक से इसको रिमूव कर दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए प्राइमेज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है ना। डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है वो इस फैशन में करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इजी है। ठीक है, सारे अपने क्या करने हैं, जो भी आपके एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन स्टेप वाइज लिखो। सबसे पहले लिखो आपको डीएनए को ओपन करना है। डीएनए को ओपन करने के लिए आपको चाहिए क्या, ओपनिंग के लिए चाहिए हेलिकेज, ओपनिंग के लिए चाहिए हेलिकेज। फिर ओपनिंग को स्टेबल रखना है, तो स्टेबल करने के लिए ओपनिंग के हमें क्या ये चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना, स्टेबल ओपनिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब ओपनिंग जब स्टेबल हो गई तो आगे पीछे क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग होने लगेगी। तो उस वाइंडिंग को अनवाइंड करने के लिए, अनवाइंडिंग के लिए हमें क्या चाहिए, या फिर टेंशन टू रिड्यूस, ये भी कर आ सकता है, टू रिड्यूस टेंशन, है ना, टू रिड्यूस टेंशन, है ना, बिफोर एंड आफ्टर वाइफ वर्क के लिए कौन सा क्या कहते हैं आपका एंजाइम रिक्वायर्ड है, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज टू ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड या टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड। ठीक है, खास बात क्या कि ये जो वर्क करेगा, ये जो नई स्ट्रैंड आएगी वो 5 से हमेशा 5 से 3 डायरेक्शन में ही आएगी, 5 से 3 डायरेक्शन में ही आएगी। डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ने का, टू ऐड, है ना, टू ऐड ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से क्लियर हो सके एक एक एंजाइम के बारे में। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ऐड करें, यानी कि ये क्या है आपका, ये आपका ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। ठीक है बेटा, ठीक, आगे बात सारे हमने क्या कहते हैं एंजाइम्स की बात कर ली। आरएनए प्राइमर टू इनिशिएट रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन इन लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, हमने उधर नीचे तो नहीं दिखाया, हमने लैगिंग स्ट्रैंड में जब हमें क्या करना है बेटा, रेप्लिकेशन इनिशिएट करना है, तो हमें उससे पहले आरएनए प्राइमर की हेल्प चाहिए होगी। फिर डीएनए प्राइमेज का काम क्या है, टू रिमूव आरएनए प्राइमर। ठीक है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा बेटा, है ना, आफ्टर डीएनए लाइगेज, सॉरी पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जब स्टार्ट हो जाएगा रेप्लिकेशन करना, तब उसके बाद इस प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्या कहते हैं डीएनए प्राइमेज, क्योंकि हमें तो आरएनए चाहिए ही नहीं, आरएनए नहीं चाहिए हमें अपने उसमें, है ना, डीएनए से ही बना। तो इस तरीके से बेटा दोनों स्ट्रैंड क्या होती है, बनती है, एक थोड़ी जल्दी बनती है, एक थोड़ी धीरे बनती है, इसलिए एक जो जल्दी बनती है उसको लीडिंग स्ट्रैंड, और जो थोड़ी धीरे बनती है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद आप बात करेंगे हम सेंट्रल डोग्मा की। तो क्रिक ने 1958 में, 1953 में तो क्रिक ने ये बता दिया कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होना चाहिए और किस तरीके से डीएनए को रेप्लिकेट करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटली उसे प्रूव कर दिया आपका मिजल्सन और स्टार्स ने। ठीक है, फिर 1958 में देखा गया कि क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा ये बड़ा नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि क्रिक ने 19 केवल क्रिक ने, ऑप्शन दे देगा क्रिक और वॉटसन दोनों दे देगा तो वो गलत है, केवल क्रिक ने आपका सेंट्रल डोग्मा प्रोड्यूस करा था, प्रपोज करा था, सॉरी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, कि क्या क्या सेंट्रल डोग्मा, कि ये जो फ्लो है डीएनए का आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनने का, ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है,
unidirectional flow of information from DNA to RNA and from RNA to पॉलीपेप्टाइड। की कैसा होता होगा कि डीएनए आरएनए में बनता होगा और आरएनए से फिर क्या बनता होगा बेटा, प्रोटीन बनता होगा। ये वन वे फ्लो इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करी थी, आपका क्या कहते हैं सेंट्रल डॉगमा जो किसने प्रोवाइड किया था, क्रिक ने प्रोवाइड किया था 1958 में। ठीक है। एंड एक बार के नीट में ये क्वेश्चन आया था कि आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया हुआ है कि डीएनए से आरएनए जब बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बना तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट हुआ, मैसेजेस इधर से उधर थोड़े से दूसरे लैंग्वेज में क्या हुए, ट्रांसफर हुए, तो इसको क्या बोले, ट्रांसक्रिप्ट हुआ, है ना। और आरएनए से केवल दूसरी फॉर्म में ही चेंज हो जाना, ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड से जो प्रोटीन में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, चेंज आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ट्रांसलेशन भी देखने को मिल गया। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये किसने दिया, आपका क्या कहते हैं, क्रिक ने। और ये जो घुमा के दोबारा से दिखा रहे हैं ना ये चीज, व्हाट इज दिस, दिस इज रेप्लिकेशन। दिस इज रेप्लिकेशन, यानी कि क्या कहते हैं, यहाँ डीएनए से दोबारा डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है। एच तेमीन एंड ब्लैटिमोर 1970 में इंट्रोड्यूस करते हैं ये कंसेप्ट को कि रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी प्रेजेंट है। क्रिक ने क्या बोला, क्रिक ने बोला कि एक ही तरीका है, एक ही तरीके से क्रिक बोलते हैं कि वन वे फ्लो है ये। जबकि आपके फिर क्या आते हैं, एच तेमीन और ब्लैटिमोर 1970 में वो बताते हैं कि ये रिवर्स क्या कहते हैं, आपका सेंट्रल डोग्मा जो है, ये जो चेन है, ये रिवर्स भी आ सकती है। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। आरएनए से डीएनए बनना है, ये पॉसिबल है, हाँ जी ये पॉसिबल है, आरएनए से वापस डीएनए बनना, है ना। और यही हुआ भी होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि भाई क्या कहते हैं, ऑलरेडी क्या कहते हैं, क्रिक सर ने क्या बोल दिया था कि ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए का, तो आरएनए से डीएनए को क्या बोल दिया, रिवर्स में आ रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया इसको। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेमिनिज्म एंड अकर्स इन रेट्रोवायरसेस। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से पता चलता है कि आरएनए कैसा प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल था और पाया गया होगा वायरस में, यानी कि वायरस पहले आए होंगे। तो हाँ जी, वायरस पहले आए होंगे, वायरस विरॉइड सब पहले आए थे, फिर बैक्टीरिया बना, फिर उसके बाद क्या हुआ ये चीज़। तो उनके में क्या प्रोसेस हुआ, उनके में प्रोसेस हुआ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, जिसकी हेल्प से डीएनए बनना स्टार्ट हुए और डीएनए के बाद नए नए ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टेमिनिज्म भी बोल सकते हैं। टेमिनिज्म क्या हो गया आपका, क्योंकि टेमिन ने इसको इंट्रोड्यूस करा, तो टेमिनिज्म भी बोल रहे हैं। ठीक है, और ये किस में देखा जाता है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, वो वायरस जो आपको क्या करते हैं, सर्दी जुकाम करते हैं, है ना। तो रेट्रोवायरस में देखने को मिलता है ये सब। ठीक है, और क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको एचआईवी वायरस में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेंट्रल डोग्मा की बात।